दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बड़ा सा अपडेट सभी श्रमिकों के लिए लेके आए हैं। दोस्तों अभी तक आपने श्रम सी योजनाओं का लाभ उठाया होगा या फिर उठाने की कोशिश में होंगे, लेकिन भैया अब जो है जिनकी कोई नहीं सुनता था उनकी सब सुनेंगे। अर्थात केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नहीं। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक नया टाई अप हुआ है। दोस्तों पहले सिर्फ हर प्रदेश सरकार की अपनी अपनी श्रमिक पॉलिसी होती थी, लेकिन अब ये केंद्र सरकार की जब से ये नीति लागू हो जाएगी, दोस्तों केंद्र सरकार ने एक नए पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। और इस पोर्टल पे कौन कौन से पात्र हैं और क्या क्या इसमें लाभ हैं, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ई श्रम कार्ड क्या है, कौन कौन इसमें पंजीकरण करा सकता है, उसके क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे करोड़ों लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लेकर आई है। इस कार्ड के जरिए लोगों को सरकार से कई फायदे मिलेंगे। इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी भी शख्स की पहचान को बताएगा। ई श्रम कार्ड में 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा आधार कार्ड भी 12 अंकों का होता है, उसी प्रकार से इस ई श्रम कार्ड में भी 12 अंकों का ही कोड होगा। सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके जरिए पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यानी देश का पहला ऐसा डेटाबेस होगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए होगा। मतलब इससे पहले इनकी कोई गिनती ही नहीं थी दोस्तों, माना जाए तो भैया होगा क्या ये जान लो। इस श्रम कार्ड के जरिए कामगारों का डेटा सरकार के पास होगा। तो भैया सरकार इन मतलब मजदूरों का डेटा जो है कंपनियों के साथ शेयर करेगी। दोस्तों जब आपका डाटा कंपनियों के पास होगा तो इससे आपको भी लाभ है, कंपनियों को भी। मतलब आपके मोबाइल पे या ईमेल पे जो भी आप लगवाएंगे मोबाइल पे, उस पर भी मैसेज आ जाएगा या आपको किसी भी प्रकार से वो सूचित भी कर देंगे और उनका भी काम बन जाएगा, उनको अलग से मजदूर नहीं ढूंढने होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, राज्य सरकार को भी पता हो जाएगा कि हमारे कितने मजदूर हैं, बाहर हैं दूसरे प्रदेशों में। मान लीजिए कोई मुंबई में काम कर रहा है, यूपी का है, तो भैया योगी आदित्यनाथ के पास पूरा डाटा हो जाएगा कि इस गाँव से या हमारे प्रदेश से, हमारे ज़िले से कितने मजदूर महाराष्ट्र में काम करते हैं। तो इससे पता चल जाएगा, एक आंकड़ा सरकार के पास रहेगा किस राज्य में कितने प्रवासी मजदूर हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं असंगठित मजदूर कौन से हैं। तो इसमें देख लीजिए 43.7 करोड़ यानी 43 करोड़ और 7 लाख से भी अधिक मजदूर हैं यहाँ। असंगठित श्रमिकों के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूरों, शेयर क्रॉपर्स, मछुआरों जो मछली पकड़ते हैं, पशुपालन में लगे लोग जो गाय भैंस बकरियां ये सब जो पशुओं को पालते हैं वो लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक। दोस्तों अभी तक अधिकतर प्रदेश सरकार की जो भी श्रमिक कल्याण बोर्ड थे वो निर्माण श्रमिकों को ही अधिकतम पंजीकरण करते थे। फिर चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बढ़ई और नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्ठों में खदानी करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले, दवाइयों वाले, घरेलू श्रमिक, नाइयों मतलब जो हेयर कटिंग वगैरह करते हैं, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, बहुत मेहनत करते हैं समाचार पत्र विक्रेता जो होते हैं बेचारे, सुबह 4 बजे से अखबार लाते हैं और हमारे पढ़ने के लिए सुबह सुबह उनको घर पे पहुंचाना रहता है। फिर रिक्शा खींचने वाले, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, बढ़ई, टेंडरी कार्यकर्ता। इसके अलावा सामान्य सेवा केंद्रों, घर की नौकरानियों, सड़क विक्रेताओं जो सड़क पे फुटपाथ पे जो चीज़ों को बेचा करते हैं
मनरेगा कार्यकर्ता जो गाँव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो काम करते हैं, 1 वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उनको मिलता है। फिर आशा कार्यकर्ता और फिर दूध डालने वाले किसान या प्रवासी मजदूर, तो आपको पता ही है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काम करते हैं, उनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। हाँ तो भैया अब जान लीजिए NDUW क्या है। दोस्तों जान लीजिए NDUW क्या है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक UW को पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। और उसके बाद असंगठित श्रमिकों को लाभ, क्या क्या लाभ मिलेंगे। इस डेटाबेस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मंत्रालयों या सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा। बड़े सुरक्षा है भीम योजना। देखिए इसके अंतर्गत NDUW के तहत पंजीकृत कर्मचारी ले सकते हैं PM सुरक्षा भीम योजना। ठीक है दोस्तों, 12 रुपये का जो प्रीमियम है उसको 1 साल के लिए माफ़ कर दिया जाएगा अगर आप पंजीकरण इसमें कराते हैं तो। अब दोस्तों ये जान लीजिए क्यों करें इसमें रजिस्ट्रेशन। तो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा इससे। यह डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगा। दोस्तों जब पता हो जाएगा कि यहाँ पे अधिकतर कौन से मजदूर हैं तो सरकार को भी नीतियाँ बनाने में आसान हो जाएगी कि भैया यहाँ पे कौन सा हमको कारखाना डालना होगा या कौन से विकास कार्य की इनको सख्त ज़रूरत है। अनौपचारिक क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की आवाजाही और इसके विपरीत उनके व्यवसाय विकास आदि पर नज़र रखना। तो दोस्तों इनके पास जब पूरा डाटा हो जाएगा तो सिंपली आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि कहाँ पे कौन से श्रमिक जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। कहीं कोई गैर कानूनी काम तो ये लोग नहीं कर रहे हैं, इसकी भी नज़र सरकार रखेगी। साथ ही प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। दोस्तों अभी हमने बताया कि जब आपका डाटा कंपनियों के पास जाएगा तो सिंपल सी बात है, उनको पता हो जाएगा कि कौन सा मजदूर हमको किसकी आवश्यकता है। तो इसी आधार पे इन लोगों को भी आसानी होगी और मजदूरों को भी, इससे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। दोस्तों अब आ जाता है पात्रता मापदंड, कौन कौन से लोग इसमें करा सकते हैं। तो उसके लिए 16 से 59 साल, मतलब 16 वर्ष से अधिक और 59 साल से कम वर्ष। मान लीजिए आप 60 साल के हो गए तो आपकी उम्र वृद्धावस्था में चली जाएगी, फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। EPFO और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए। अब दोस्तों हैं कौन सभी NDUW में पंजीकरण नहीं करा सकते। तो संगठित में लगे कोई भी क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र उसमें अगर लगे हैं तो वो नहीं करा सकते। संगठित क्षेत्र निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों से मिलकर बनता है जो नियमित वेतन, परिलब्धियां और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें भविष्य निधि और ग्रेजुइटी के रूप में अवकाश और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। जो भैया रेगुलर सैलरी पाते हैं, भैया हमको 25,000 रुपये महीने मिल रहा है, 30,000 35,000 रुपये महीने मिल रहा है, जिनकी मतलब फिक्स होती है। संगठित क्षेत्र है कि हाँ ये कंपनी हमको दे रही पैसा इतना और हर महीने देगी, और EPF में रजिस्ट्रेशन है हमारा भविष्य निधि में, तो वो लोग इसको नहीं करा सकते हैं। भैया पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें जो पंजीकरण में आवश्यकता होती है वो जान लीजिए। तो भैया आधार नंबर का उपयोग कर अनिवार्य eKYC, मतलब आधार नंबर आपका होना चाहिए और उसमें KYC मतलब OTP द्वारा हो सकता है, फिंगरप्रिंट, आँख खुली। तो मतलब आपको मोबाइल में आधार में मोबाइल नंबर आपका अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। फिर उसके बाद है ऐच्छिक में, देख लीजिए जो आप अपने स्वैच्छिक से मतलब स्वेच्छा से दे सकते हैं। शिक्षा का प्रमाण पत्र अगर आप लगाना चाहें तो शिक्षा का प्रमाण पत्र लगा दीजिए, जिससे आपको और भी सुविधा होगी। आय प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। व्यवसाय प्रमाण पत्र अगर आपका कोई है तो वो लगा सकते हैं, या कौशल, आपने कोई ट्रेनिंग ली है, आपके पास कोई स्किल ऐसी है, आपका
कोई कौशल है कि भैया हम इस काम में महारत हासिल हैं, तो उसका प्रमाण पत्र है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और श्रमिक हैं, तो आप इसमें अपना पंजीकरण जरूर कराइए। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।